हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग श्री लाल शुक्र के सर्वाधिक चर्चित उपन्यास राग दरबारी के दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अध्याय 11 से लेकर अध्याय 21 तक को कवर किया गया है और इससे रिलेटेड जो भी कथा वस्तु है वो आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में बनते हैं और वो सारे आपसे क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 11 में सबसे पहले एक परिवार है जिसके बारे में बात होगी। एक तो भोलानाथ हैं, गंगा दयाल हैं, कुशल प्रसाद हैं। इनके दो भाई हैं, बरकऊ, छटकऊ, और उनका पुत्र है छोटा पहलवान। इनके परिवार का कल्चर क्या रहा है कि जैसे ही पिता बूढ़ा होता है और पुत्र जवान, तो जो जवान व्यक्ति है यानी जो पुत्र है वो पिता को पीटने का कल्चर है। तो जैसे कि गंगा दयाल अपने पिता भोलानाथ को पीटते थे, कुशल प्रसाद भी अपने पिता गंगा दयाल को पीटने लगे जब वो बड़े हुए और गंगा दयाल बूढ़े हो गए तो महीना में एक आध बार ये पीट देते थे। गंगा दयाल गाली देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और मोहल्ले के लड़के आके इनसे गाली वगैरह सीखते थे। और कुशल प्रसाद के जो दो भाई हैं, बड़कू और छोटकू, थोड़े से शांत थे, तो कुशल प्रसाद उन दोनों को घर से निकाल दिए थे। उनके पुत्र थे छोटा पहलवान। तो गंगा दयाल के जाने के बाद जब उनसे रहा नहीं गया तो वो छोटे को पीटने लगे, तो छोटे भी धीरे धीरे प्रत्युत्तर देने लगे। तो अब क्या होता था, कभी कभी पिता और पुत्र की लड़ाई में कुशल प्रसाद पिटा जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पीटी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, रंगनाथ किस चीज़ में शोध कर रहा है? तो हिस्ट्री का एक टॉपिक है इंडोलॉजी, जो कि इंडिया के बारे में विस्तार से है उसमें, और अंग्रेज लोग इसको शुरू किया गया था। ये बुक में लिखा गया, तो प्रीलिम्स से पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अगर इंडोलॉजी नहीं होगा तो इतिहास बोलिएगा, और इंडोलॉजी ऑप्शन में होगा तो इंडोलॉजी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रंगनाथ जो है अपने रूम में ऊपर, जो वैद्य जी का घर के ऊपर इनको रूम दिया गया था, उसमें सोए हुए हैं। तो उनको हाउ हाउ की आवाज़ सुनाई पड़ती है और पता चलता है कि कुशल प्रसाद को किसी ने पीटा है और माथा से खून निकल रहा है उनका। और उनके पुत्र जो हमेशा पीटते थे, जैसे कि हम बताएं छोटा पहलवान है, वो पीटता था, तो वही पीटा है। तो उसी में सब उस छोटे पहलवान पे दोषारोपण करने लगते हैं। वैद्य जी बोलते हैं, ऐसे नरकीय लोगों के लिए हमारे यहाँ स्थान नहीं है। जो बद्री पहलवान इनके गुरु थे, वो थोड़ा सा छोटे का पक्ष लेते हैं। उसी में एक राधे लाल के बारे में बात किया गया है। राधे लाल वही हैं जो झूठा मुकदमा में गवाही बनते थे, जिसके बारे में बात हुआ था इससे पहले। तो वही राधे लाल हैं। वो आए और वो बोलते हैं, कहाँ हो प्रभु, कब लोगे कलंकी अवतार। तो इस चीज़ में बोलते हैं। शनिचर भी उसका विरोध करते हुए बोलता है, यह पॉलिसी इंसानियत के खिलाफ है। और वो वैद्य जी के दरबार में आ जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, कुशल प्रसाद, और जाके वहाँ पर अपने पुत्र का बुराई करने लगते हैं। मुकदमाबाजी के लिए बोलते हैं, या आप ये बनिए, गवाह बनिएगा। इधर सबको जब उसको दूसने लगता है, यहाँ तक कि शनिचर भी, और वैद्य जी बोलते हैं कि ऐसे लोगों को तो मुंह नहीं देखना चाहिए, तो उसमें वो उठ के जाने लगता है। तो रंगनाथ उसको शांत करते हुए बोलता है, बैठो पहलवान, दिमाग गर्म हो रहा है तो एक लोटा पानी पी लो, छोटे को बोलता है। तो अंत में बद्री पहलवान फिर से उसको शांत करवाते हैं, गुस्सा तो कमजोर का काम है, तुम क्यों अच्छे रहो, आदमी हो कोई पैजामा। तो ये आपका 11 चैप्टर इसमें समाप्त हो जाता है छोटे के जाने के बाद। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 12, इसमें गयादीन के परिवार के बारे में बताया गया है। गयादीन के बारे में बात हुई थी पहले भी। तो गयादीन का क्या है, मूल जो धंधा है वह सूदखोरी है, इसके अलावा कपड़े का व्यापार भी है। तो ये दोनों चीज़ करता है। प्रभावशाली आदमी है, गांव का, पैसा वाला है, और क्या है, कॉलेज के प्रबंध संबंधी के उप सभापति उपाध्यक्ष भी है। तो इसलिए उनका नाम भी है। और इससे गयादीन का इसमें कंपेयर किया है इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी से, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी यही दोनों काम था, सूदखोरी और कपड़े का व्यापार। तो ये हो गया क्लियर। प्रीलिम्स में बनेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अब इसके परिवार में जो सदस्य हैं, पत्नी इनकी मर चुकी है, बहन है जो विधवा है, जो इनके साथ ही रहती है, और एक बेटी है बेला, जिससे रूपन और फिर बाद में बद्री प्यार करते हैं। तो उपसभापति वाले बात हम लोग पहले बता दिए हैं। ये पूछेगा कि अध्यक्ष कहाँ रहता है कॉलेज के प्रबंध समिति के,
तो अध्यक्ष बम्बई में रहते हैं। वैद्य जी मैनेजर हैं, अध्यक्ष नहीं है, और ये प्रबंध समिति के उप सभापति हैं। ठीक है, तो उसीलिए कॉलेज में अगर चुनाव ना होता है तो इनका भी भूमिका महत्वपूर्ण है, और वैद्य जी से इनके अच्छे संबंध हैं। तो निराशावादी हैं, खाना वाना पे बहुत ध्यान रखते हैं। एक बार उनको उड़द का दाल दिया गया था तो छोड़ दिए थे कि इससे पेट में वायु बनता है। तो ये हो गया। कॉलेज के 7 मास्टर गयादीन के यहाँ गए थे, क्योंकि कॉलेज के जो जनरल बॉडी का मीटिंग है वो 5 साल से नहीं हुआ था। जो कोई उपाध्यक्ष हैं तो सब मिल के गया वहाँ पर, जिसके हेड थे खन्ना बॉस। तो खन्ना बहुत बार समझाया कि आप बोलिए किसी तरह से, फिर से चुनाव करवाइए, तो तैयार नहीं हो रहे थे। यथास्थिति वाले व्यक्ति हैं कि तब खन्ना बताते हैं कि वैद्य जी और प्रिंसिपल अपने परिवार के सदस्य को टीचर बना रहा है। तो उसी में खन्ना बोलता है कुनबा परस्ती का बोलबाला है, मतलब परिवारवाद। तो वो गयादीन बोलते हैं सब जगह यही है, तुम भी बनोगे तो तुम भी वही करोगे। मतलब ये बोलते हैं कि अगर व्यक्ति हट भी जाएगा लेकिन जो व्यवस्था बना हुआ है वो सही चलता रहेगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो है उसी को बनने दो। तो लास्ट में मास्टर लोग निराश होकर चले जाता है। उन लोग जब जाता है तो लास्ट में जाते समय लंगर मिलता है। चमरही मोहल्ला में चबूतरा पर वो बैठा हुआ था लंगर। तो वो बोलता है कि दरखास्त में 2 गलती था, जिसको ठीक किया है तो अब चांस है कि मिले। और चमराही मोहल्ला के बारे में लिखा हुआ था कि वो शिवपालगंज का ही एक मोहल्ला था, जो बेसिकली चमार लोग के लिए बसाया गया था। जमींदारों ने इसलिए बसाया था कि मतलब आप देखिए इस नॉवल में जातिवाद को भी है एक जगह, अगर मेंस वगैरह में लिखिएगा तो ये सब का यूज कर सकते हैं कि जाति प्रथा पे आप आएगा तो वो आप डाल सकते हैं कि आज़ादी के 20 साल बाद भी कितना सघन रूप में था, और उनको इस मोहल्ले पे बसाया था क्योंकि वो लाठी अच्छे चलाते थे, इसलिए वो इस चीज़ को यूज किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अध्याय 13। तहसील का मुख्यालय है शिवपालगंज और उसका पंचायत है भीखमखेड़ा। ठीक है, तो अब पंचायत है भीखमखेड़ा, ये पूछ देगा प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा कि उसका पंचायत कहाँ है, भीखमखेड़ा। अब जनवरी में ग्राम सभा का चुनाव का डेट है, ये फेंक दिया हुआ था उसमें, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। वैद्य जी ने उम्मीदवार के रूप में किसका नाम दिया, मंगलदास जी। मंगलदास जी अर्थात शनिचर। और इसमें बात चलता है तो लंगड़ एकदम पूरा खुश हो जाता है, भांग घोटने से लेके पूरा बात करने लगता है बड़ा बड़ा। पहले तो मना करता है कि हम उस योग्य कहाँ, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि हम हैं। तो ये हो गया। दूसरा एक जो इसमें चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ वो कि गयादीन के आंगन में कुछ ढीला जैसा गिरता है। बाद में उसकी बुआ, मतलब बेला की बुआ, यानी उनकी जो गयादीन की बहन है, उनको मिलता है तो कुछ पता चलता है कि प्रेम पत्र था, बेला के लिए था। तो यही होता है। तो पता चलता है कि कौन भेजा है, प्रिंस। तो सब फैल जाता है कि ये रूपन बाबू भेजे हैं बेला को ये प्रेम पत्र। तो वो प्रिंसिपल आके शिकायत करता है कि खन्ना मास्टर कॉलेज में प्रचार कर रहा है, यह काम रूपन बाबू का है कि आपके वंश को कलंकित कर रहा है। वैद्य जी बोलते हैं क्या खा के मेरे वंश को वो कलंकित करेगा। तो कलंकित तो वह गयादीन के वंश को कर रहा है, कन्या तो उन्हीं को। मतलब ये एक प्रकार से देखिएगा नारीवादी दृष्टिकोण से कि प्रेम पत्र कौन भेजा है, लड़का, लेकिन बदनाम कौन हो रही है, लड़की। तो ये वो दृष्टि इस नॉवेल में है अभी भी। तो आप नारीवादी दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल कर सकते हैं मेंस वगैरह के लिए। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो जो चीज़ है वो आपका लगभग क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 14, इसमें होता है कार्तिक पूर्णिमा में शिवपालगंज से, ये सब फैक्ट है जो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। शिवपालगंज से 5 मील दूर देवी के मंदिर के मेला लगता है। एक टीला पे एक देवी का मंदिर है, वहीं पे मेला लगता है। तो रूपन की और गांव वालों के अनुसार गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं। रूपन, जोगनाथ, छोटे पहलवान, शनिचर और रंगनाथ। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर मिलते हैं, उसका नाम है सिंह साहब। और उनका जो साइकिल पकड़ने वाला है वो है जिला बोर्ड का मेंबर, और जो हैंड पकड़ने वाला है वो है टैक्स कलेक्टर। ये बस फैक्चुअल चीज़ है, और नाम याद रख, सिंह साहब आगे भी आएंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन है, तो सिंह साहब है, ये याद रखिएगा।
और इनका जो भतीजा है वो जिला बोर्ड का चेयरमैन है, जो उनको रिटायर नहीं होने देता है। वो रिटायर होना चाहते हैं। उनका जो असली एज है वो 62 है, लेकिन सर्टिफिकेट में 59 है, यानी 1 साल और जॉब है इनका। और वो रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन उनका भतीजा, जो कि हर जगह यही बोलते हैं, मेरा भतीजा जिला बोर्ड का चेयरमैन है, रिटायर नहीं होने देता। स्टेशन में बैठते हैं तो स्टेशन मास्टर को भी 4-5 बार बोलने लगते हैं, अब कैसे शुरू करेंगे। तो उससे भी पूछते हैं आपका भतीजा क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा भतीजा टिकी है लखनऊ में। तो उससे पता चलता है, एक प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है, कहाँ पर है स्टेशन मास्टर का भतीजा, लखनऊ में है। अब जोगनाथ के बारे में भी कुछ चीज़ दिया गया है, तो उससे वो हमेशा स्टेशन मास्टर इरिटेट हो जाता है। ये कोई बार बार एक ही बात पूछेगा तो इरिटेट होगा ही आदमी। जोगनाथ फ्रेश का खेल अच्छा खेलता था, जुआ बेसिकली। उसको देख कर अयोध्या महाराज की याद आ जाती है। वो अयोध्या महाराज कौन थे? इलाके के सबसे बड़े ठग थे। ये भी प्रीलिम्स से पूछेगा तो बना दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अध्याय 15। ठीक है, अब ये लोग मेला में पहुंच गया है। तो छोटी लाल है, वो और दूसरे देवता को नहीं मानता है, सिर्फ बजरंगबली को मानता है। तो वो बोलता है यहाँ तो बस लाल लंगोटे वाले की गुलामी करते हैं, और जितने देवी देवता हैं उनको भूसा समझते हैं। और एक गाना गुनगुनाता है, बजरंगबली तेरी नाव चली बल्ली कृपा पार लगा देना, ऐसे करके। तो रूपन उपन सबके मन में, गांव वाला के मन में क्या है, मत मंदिर कब का बना हुआ है? सतयुग का बना हुआ है। रंगनाथ तो इसलिए काफ़ी उत्साहित है, एक तो इतिहास का विद्यार्थी भी है, इंडोलॉजी पे रिसर्च भी है उसका, तो जाता है कि कुछ मिलेगा पॉइंट। जाके क्या देखता है, बनवाया मंडप महिषासुर मर्दनी का, मसम्मे इकबाल बहादुर सिंह वल नरेंद्र बहादुर सिंह तखत भीखापुर ने मिति कार्तिक 10वीं संवत 1950 विक्रमी को। इसको देख के काफ़ी निराशा उसके हाथ में लगता है रंगनाथ को, तो बोलता है कि सारा चीज़ बेकार ही है। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ रंगनाथ क्या गौर से देखता है, जो इसको दुर्गा माँ बना के सब पूज रहा है, तो रंगनाथ देखते हैं बेसिकली एक सिपाही का मूर्ति है, 12वीं सदी के आसपास का है, ये लिखा हुआ था। तो ये पीटी में पूछ सकता है 12वीं सदी, और वो सिपाही उसका क्योंकि तर्कस उर्कस था, तो उसी बात पे उसका वो उसको समझाने लगता है मंदिर के पंडित को। तो पंडित जी से बहस हो जाता है उसका। तो बाद में तो उसी पे बहस होता है, तो बाद में रूपन बोलता है कि हम ही बेकार इससे भिड़ गए, नहीं बोलना था ये सब। तो रूपन बोलता है कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का है, तुम पढ़ लिए हो ऐसा कि तुमको कहीं भी गलत दिखाई पड़ता है, वही बात है। इधर मोहल्ला में जो भीड़ होता है, जोगनाथ और शनिचर धक्का देते हैं, मतलब उसी भीड़ के बीच में लेडीज को भी धक्का दे दिए। तो रंगनाथ रोकता है उनको, और एक शनिचर एक लड़की को छेड़ने वाला था, तो उसमें भी रंगनाथ रोकता है। ठीक है, अब इधर जो सिंह साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में बात हुई थी, वो भी वहाँ पर आए, तो बात नहीं बन रहा था, सबसे 10-10 रुपया करके मांग रहे थे। तो रूपन बाबू बीच में जाते हैं, बोलते हैं सब 2-2 रुपया करके 20 रुपया दे दो। उस खांचा वाला जो वहाँ पर बैठा रहता है, क्योंकि मिठाई में वो लोग का मिक्सर है ना, तो इस पर सैनिटरी इंस्पेक्टर चेक करेंगे तो किस क्या गुड़ का मिठाई बनाया है, कौन सा तेल यूज किया है, तो फंस सकता है। तो इसीलिए वो घूस का बात हो रहा था वहाँ पर। तो अंत में वो निपटता है 25 रुपये में, सब जो भी खोचा वाला है 25 2.5 रुपये करके देगा, तो 25 रुपये इसका हुआ सिंह साहब का। और घूस के बारे में और एक लाइन है, एक दीना तहसीलदार है, उसको ये घोषणा करना पड़ा था कि वो घूस लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में सब फैला दिया था कि घूस ही नहीं लेते हैं, तो कोई दे ही नहीं रहा है बेचारे को, तो ये घोषणा करवाया था इसलिए। तो ये हो गया। इसमें छोटे पहलवान क्या करते हैं, एक दुकान में 2 पत्ते पालक 2 पत्ते कचालू खाते हैं, और जोगनाथ और शनिचर आधा पाव बर्फी खाते हैं। ठीक, पर दुकानदार से झमेला हो जाता है। तो क्या बात है, तो छोटे और जोगनाथ और शनिचर आधा पाव जो बर्फी खाए उसका 8 अन्नी नहीं दिया। दुकानदार बोलता है कि नहीं दिया, और ये लोग बोलता है कि दे दिए 8 अन्नी। तो पुलिस उससे आ जाता है, बोलता है कि नहीं, इससे भी बड़ा मामला क्या है, ये तो नहीं ही दिया है। लेकिन छोटे पहलवान इस बीच बोलते हैं कि हम 1 रुपया दिए थे, और मेरा 8 अन्नी घुड़ेगा वो हमको दो। मतलब ये छोटे पहलवान हमको पैसा भी नहीं दिए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 1 रुपया दिए हैं। तो पुलिस भी बचाव करता है, बोलता है कि अगर तुम पैसा पाओगे तो तुम भूल जाओ, तुम पैसा पाओगे तो तुम भूल जाओ। इस तरह वो लोग उसी स्थिति में निकल जाते हैं। रंगनाथ को गुस्सा लगता है, तो 5 रुपया दे के बोलता है कि काट लो पैसा दुकानदार को। तो फिर दुकानदार वापस कर देता है पैसा, नहीं काटता है।
ठीक है, ठीक है। तो वो हो जाता है चीज़। और एक चीज़ है, मेला में एक गंदी लुंगी और सिल्क का शर्ट पहने एक व्यक्ति और गाने वाली लड़की थी, वो रंगनाथ को रिझा रहा था कि हम लोग गाते हैं, आना बैठक पे पैसा वैसा ऐंठने के लिए। लेकिन तब तक ये लोग मिल जाता है, क्या बोलते हैं, रुपन बाबू। तो वो लोग बताता है कि एकदम सही आदमी नहीं है वो लोग, हमेशा ऐसा ही करके सबको लूटता है। तो ये हो जाता है। इधर समय देखकर मेला से आते समय रास्ता में खाली जब समय रहता है उसी में जो प्रेम पत्र मिला था, तो पूछता है कि रंगनाथ रूपन से पूछता है, बेला को जो प्रेम खत्र दिए थे के बारे में पूछता है, के बीच में आ गए, बारे में होगा, बारे में पूछता है। ठीक है। तो रूपन के जो पिता है वो 14 साल में पहली शादी, तो और वो बोलता है कि वैद्य जी को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे। तो वो बोलता है कि मेरे पिता खुद ही 14 साल में पहली शादी किए थे, उनके मरने के बाद 17 साल में दूसरी शादी कर ली, तो क्या बोलेंगे वैद्य जी के बारे में। तो ये लाइन है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, वैद्य जी 14 साल में पहला शादी, दूसरा 17 साल में। आगे बढ़ते हम लोग। और ये है न्याय पंचायत भीखम खेड़ा जैसा था, उसमें होता है कुशल प्रसाद का जो मामला, कुशल प्रसाद को जो पीटा था ना, उस मामले का सुनवाई होता है बेसिकली। तो उसका ये तीसरा पेशी है, इससे पहले 2 पेशी हुआ था, लेकिन उसमें छोटे पहलवान कुशल तो गया था, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से कोई नहीं गया था, तो इसलिए कुछ निर्णय नहीं हो पाया। अब इसमें छोटे बात बात पे साले कहता है, तो जो ग्राम पंचायत का जो सदस्य लोग है वो लोग बोलता है कि ऐसे मत बोलो, तो उल्टा वो लोग को बोलने लगता है, साले कहना कोई गाली नहीं है, हम दूसरा भी गाली होता है वो देख के सुना। तो थोड़ा सा बात बहस हो जाता है वो लोग के बीच में। तो सरपंच आते हैं, थोड़ा सा लेट रहते हैं वो, उस पर थोड़ा सा बोलते हैं सबको, हमेशा आप लेट ही आते हैं सर। तो बेसिकली हर एक चीज़ में व्यंग हम बोले ना, तो ये भी दिखा रहा है किस तरह से दो सोचिए ना, 2 पेशी में सरपंच लोग के नहीं आने के कारण मतलब पूरा कुछ निर्णय ही नहीं हो पाया, तो उस व्यवस्था पे व्यंग किया गया है बेसिकली। और मुकदमा का जो फेक की प्रीलिम्स के लिए सब, पंचायत मंत्री भी नहीं आया था क्योंकि उनके साले के साड़ू के यहाँ ज्योनार था। ठीक है। दफा 323 के तहत मुकदमा चल रहा था, और वो इधर ये बोल देता है, उसके पिताजी कुशल प्रसाद बोलता है कि हड्डी उड्डी भी तोड़ ताड़ के रख दिया। तो लोग बोलता है कि 200, तब तो 225 लग जाएगा, 225 लग जाएगा तो हम लोग सजा नहीं दे पाएंगे, तुमको शहर जाना पड़ेगा। तो फिर बोलता नहीं नहीं, हड्डी नहीं टूटा है, 223 के तहत ही चलाओ, और भाला बर्छा चलाएगा तो 224 के तहत मुकदमा चलेगा, हम लोग बोलता है। तो करते करते ऐसा होता है कि पंच लोग उसके पिताजी को ही गाली देने लगता है, कुशल प्रसाद तुम भी तो दूध के धुलने, करते करते गाली देने लगता है। इसी में छोटे गुस्सा आ जाता है कि आप लोग मेरे पिताजी को कैसे गाली दे रहे हैं। अब हुआ क्या था, ये दोनों केस लेके गया था अपना आपसी झगड़े का, वहाँ पर वो दोनों एक हो गए, उल्टा पंच से लड़ाई हो गया। तब पिताजी अपने बेटा को समझाता है, ए छोटुआ बहुत हुआ, चुप रहा, अदालत का मामला है, मुकदमा चल जाएगा करके समझा के लेके जाता है। तो यहीं से मुकदमा समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अध्याय 17। इसमें वैद्य जी को प्रजातंत्र का सपना आता है। कपड़े फटे कपड़ा पहना हुआ था, कपड़ा फटा था, पंजों पर बैठा था, हलवाहों की सूरत के जैसा बैठा हुआ है। तो बोलते हैं कि कम से कम कपड़ा फट गया है, कम से कम कपड़ा दिलवा दीजिए। तो बोलते हैं भेद बद्री अपना बेटा को बोलते हैं, वैद्य जी जाओ इसके लिए धोती लेकर। बोले धोती से नहीं ठीक होगा मेरा कपड़ा, 5 वर्षों से चुनाव नहीं वो करवाइएगा तभी ठीक होगा। तो वैद्य जी बोलते हैं कि प्रिंसिपल को बुला के चुनाव करवाते हैं। तो चुनाव से पहले रंगनाथ और रूपन दोनों जाता है गयादीन के यहाँ, पता करने की गयादीन किसके पास है। तो पता चलता है गयादीन वैद्य जी के मैनेजर बनने के ही पक्ष में है, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी आएगा वही काम करेगा। तो बोलता है उसी को रहने दो, क्यों बिना मतलब का दिमाग खाना। तो उसमें एक कमेंट बोलता है गयादीन, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ये रूपन और ये सबको बुरा लगता है, बोलता है हालांकि वैद्य जी उतने बुरे नहीं हैं वो बेसिकली, लेकिन ये एक व्यंग है कि जो भी आएगा वो भी वही काम करेगा। छोटे पहलवान कॉलेज कमेटी के मेंबर होते हैं, तो वो भी पूरा अपना लड़का लोग के साथ हॉकी स्टिक के साथ रहते हैं कि वैद्य जी के पक्ष में मामला बने रहे। और रमादान का जो गुट है, जो मैनेजर बनना चाहता है, वो क्या करता है, बैजे गांव के लाल साहब की मदद से बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह पहुंचते हैं। ठाकुर बलराम सिंह बेसिकली आप बाहुबली मान के चलिए उसको,
अपने चेतक घोड़े में बैठ के आते हैं, बंदूक उंदूक सब रहता है उनके पास, पिस्तौल वगैरह। तो डरा उरा के 2-3 आदमी जो उसके पक्ष का रहता है उसको भगा देते हैं बैठक में। तो वही लोग आदमी जाता है जो वैद्य जी का सपोर्टर है। तो अंत में निर्णय क्या होता है, वैद्य जी सर्वसम्मति से मैनेजर बन जाते हैं। अध्याय 17 समाप्त। अब अध्याय 18। इसमें वैद्य जी शुरू में एक नवाब साहब और शहजादे की कहानी सुनाते हैं। इसमें होता क्या है, नवाब का बेटा होता है शहजादा, तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो कोई इसको ठीक नहीं कर पाता है। तो वो जो डॉक्टर है, एक हकीम है, वो पूछता है महारानी से कि किसका बेटा है, तो वो बोलते हैं कि एक भिस्ती का बेटा है शहजादा। तो अब सब जो महंगा महंगा दवाई था सब हटा देता है वो जाके उसको थोड़ा सा पानी देता है और कोरिला का रस घोल के पिलाता है। कोरिला एक पौधा है जो रेगिस्तान वगैरह में होता है, सूखा सूखा जगह में, तो कोरिला का रस से वो ठीक हो जाता है। तो इसी को बोलता है कोरिला छाप इंसाफ। वैद्य जी बोलते हैं छोटे लोगों के लिए, बिस्ती का वो तुलना छोटे लोग से किए, तो छोटे लोग के लिए ये कोरिला छाप इंसाफ होता है। ये बात को बोल रहे थे कुशर प्रसाद और छोटे लाल का जो मुकदमा था उसके बारे में, कि छोटे लोगों के लिए है सब ग्राम पंचायत, लोग समझदार आदमी है, खुद से ही कर लिया फैसला। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। इसी में वो एक लाइन बोलते हैं, जईस पशु तईस बंधना। ठीक है। अब इधर रंगनाथ वो देख लिया था कॉलेज में क्या मारा मारी है ना। हम लोग इसमें एक चीज़ था प्रीलिम्स के लिए, रामाधीन का ठाकुर बलराम सिंह घोड़ा, उनके घोड़े का नाम क्या है, चेतक है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। अब ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस से गुजर रहा था, उसको अंदर से बुरा लग रहा था कि बाहुबल के आधार पर उनके जो मामा जी हैं मैनेजर बने। तो वो अपना पीड़ा किसको बताए, तो रूपन को बताता है। तो रूपन समझाता है उसको कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाए थे उसी तरह रूपन जी उनको ज्ञान देते हैं। उनको रूपन जी को रंगीला नेता भी सबको बोलता है, कॉलेज के नेता जैसा भी है। तो देखो दादा यह पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा से बड़ा कमीनापन चलता है। ठीक है, ये चीज़ खत्म हुआ। और एक और था कलिका प्रसाद, उसका पैसा क्या था, सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना, उसी पे उसका जीवन चलता था। तो हाकिम हुकिम से उसका अच्छा बनता था। तो इधर शनिचर को बनना था ग्राम प्रधान, तो थोड़ा सा प्रभाव जमाने के लिए 3 दिन से कलिका प्रसाद के साथ शहर गया हुआ था। और जब आया तो बड़ा चीज़ करके आया कि गांव में एक कोऑपरेटिव फोरम खोलेगा, उसके लिए हम लोग बात कर लिए हैं, और काम चालू करवाने के लिए सोसाइटी को 500 रुपया मिलेगा। तो सब खुश हो जाता है, बैच जी वगैरह सब, कि वाह शेर का बच्चा शिकार पर निकला तो पहली बार में ही बारहसिंगा मांगा। ये बैच जी बोलते हैं इसके बड़ाई में, शनिचर की बड़ाई में। ठीक है, और ये हो गया इस चैप्टर समाप्त लगभग। अध्याय 19, इसमें क्या है, फरवरी, पहले था जनवरी तो बढ़ के हो जाता है फरवरी महीना में प्रधान का चुनाव होता है, और मार्च में इंटर का परीक्षा। ठीक है, तो सब बिजी है। अब कॉलेज के क्षेत्र में चुनाव में धांधली की शिकायत शिक्षा मंत्री को की जाती है, क्योंकि बाहुबल के आधार पर हुआ था ना। जांच के बारे में अफवाह होता है, कौन करेगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन करेंगे। तो इसी में उनको पता है कि कॉलेज में बड़े बड़े लोग आएंगे, तो उसके बाद जो ब्रिज व्रिज लगाने का कार्यक्रम होता है वो प्रिंसिपल देख रहे हैं कि अच्छा लगे थोड़ा कॉलेज, तो बागवानी करते हैं। इसमें उनका चचेरा भाई है, वो भी उनका चापलूसी करने वहाँ पे पहुँच जाता है। वाह भैया आप तो लोहे के बने हैं, सब काम कर लेते हैं, इतनी भारी अंग्रेजी का जो बागवानी का बुक है वो पढ़ रहे हैं, हमसे तो पढ़ा नहीं जाता है। तो बोलते हैं कि बुक मास्टर हो तो बुक वुक लेके चला करो, जहाँ भी हो पढ़ो। ये सब बात होता है, तब तक खन्ना एक कागज लेके आता है छुट्टी का अर्जी, जिस पे थोड़ा सा बहस होता है, आपस में खिंचाता नहीं होता है, और अंत में वो खारिज लिख देते हैं उनकी छुट्टी की अर्जी। तो खन्ना वाला दोस्त नाराज होकर फिर से चले जाता है। इधर वैद्य जी को एक विद्यालय निरीक्षक मिलते हैं हनुमान जी के मंदिर में, और उसे टांग प्रणाम कर रहे होते हैं मंगलवार के दिन। तो वैद्य जी बोलते हैं इतना बड़ा जो धार्मिक आदमी है वो वनस्पति घी खा रहा है इतने दिन से, तो बोले भैंस का घी ले जाइएगा जो 4 सेर। तो इस तरह से वो इस सबको अपने पक्ष में कर लेते हैं, व्यंग के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो और एक महापुरुष निरीक्षण के लिए शहर से कॉलेज आते हैं मोटर गाड़ी पे। पहले तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, तो वापस आके सब विद्यार्थियों को छुट्टी करवा के बुलवाते हैं, भाषण देते हैं। उसमें वो क्या बोलते हैं, शिक्षा पद्धति खराब है। तो उसके बाद जो मैनेजर थे वो भी बोलते हैं हाँ शिक्षा पद्धति खराब है, यानी वैद्य जी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी यही बोलते हैं हाँ शिक्षा पद्धति खराब है। जैसे कि बॉस बोल दिया ना,
जैसे राजा बोला रात है तो फिर प्रजा भी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, वही बात है। तो ये हो गया। और था लड़कों को वो सब बात बताता है ज्ञान का, ये खाओ, सुबह सुबह दौड़ो, तो मतलब ऐसा बस सब बात बताया है जो लड़का भी उसको बता सकता था। ऐसा कहा कि निश्चिंत होकर वो निकल गया, उसके बाद सब कोई निकल गया। आगे बढ़ते हम लोग अध्याय 20। अब बद्री पहलवान अपने एक बालक पालक मतलब जो उसकी सोहबत में रहता है, उनका चेला चपाटी, तो उसकी जमानत के लिए शहर जा रहे थे 1,500 रुपये लेके। कितना रुपये? तो 1,500, याद रखिएगा। और क्या किया था उसका जो बालक पालक है, रंगनाथ पूछता है तो बताते हैं कि बामन की जांघ तोड़ दिया। जांघ क्यों तोड़ा? मतलब ऐसा था कि वो जो व्यक्ति था उसकी बामन की पत्नी के साथ घूमता फिरता था, तो एक दिन वो जब घूम रहा था उसी समय बामन आ गया, तो उस समय थोड़ा सा छीना झपटी में उसका जांघ तोड़ दिया। जैसे जांघ तोड़ा तो उसकी वाइफ भी रोने लगी कि ये हम पे बुरी नज़र से देखता है, तो यही सब बात था। तो इसीलिए उसको छुड़ाने के लिए ये जा रहे थे पहलवान। रंगनाथ बोलता है कि ये तो गलत है, उसको क्यों नहीं छुड़ाना चाहिए? तो बोले कि गलत है लेकिन वो अपना आदमी है, और बोलता है कि यही सब बात है। अब ये चले जाते हैं तो रंगनाथ को अकेला रूम मिल जाता है ऊपर, तो सपना देखने लगता है। सबसे पहले बेला का प्रेम पत्र देखता है। बेला का प्रेम पत्र के बारे में 3 खबर प्रसिद्ध है। पहला ये कि खन्ना जी का मास्टर का गुट फेंकवाया है रूपन के नाम से, ताकि रूपन बदनाम हो सके, ये है। तो ये यही सब न्यूज है, लेकिन जो इसमें सबसे प्रसिद्ध न्यूज है वो है क्या है कि हाँ, दूसरा न्यूज है कि बेला पहले लेकर लिखी थी रूपन को, रूपन बस उसका जवाब भेजा है, तो जवाब वाला ही पकड़ा गया। तीसरा न्यूज क्या है? बेला बद चलाना, यही सबसे प्रसिद्ध है। ये फिर से नारीवादी चीज में आप चले जाइएगा, पुरुष का गलती है तो भी वो स्त्री को ही उत्पीड़ित करता है। अब दिन में शनिचर की ओर से कलिका प्रसाद, शनिचर और कलिका प्रसाद के प्रयास से बनाए गए कोऑपरेटिव फोरम का उद्घाटन होता है। ठीक है, तो अफसर से पुराने गबन किए जो अनुदान है, एक बार याद नहीं है जो 8,000 का वो गबन करके भाग गया था, तो उसी पे बात करता है। लेकिन अफसर तैयार नहीं होता, डेल कार्नेगी की तरह बोलता है आप ठीक कहते हैं लेकिन नहीं हो सकता। तो वही बात हो गया। डेल कार्नेगी का इसमें जिक्र है, फिल्म्स में आएगा तो बना दीजिएगा। उसके बाद रंगनाथ को लड़की का सपना आता है, पर वो बीच में टूट जाता है सपना उसका। तो कमेंट करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मतलब शिव प्रसाद शुक्ल उसमें को कमेंट करते हैं कि ऐसे मतलब आम भारतीय विद्यार्थी की तरह इसका जीवन चले जाता है जो सिर्फ सपना नहीं देखता है। तो ये हो गया, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 21। इसमें क्या है, जोगनाथ जो कि वैद्य का आदमी है, उसको पुलिस उसके घर के पास से घेर लेता है। तो लोटा लेके कहीं जा रहा होता है, उसी में धर लेता है, लोटा को पकड़ रहा है, लोटा से पानी चेक कर रहा है, कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन उसके घर में जाके खुदाई करता है तो थोड़ा सा गहना मिलता है। गहना में करधनी है चांदी का 50 रुपये का, पिछिया है 3 रुपये का, हेमेल है 25 रुपये का, और सोने की कील है नाक की छोटी सी, वो है 30 रुपये का। यही सब निकलता है। तो किस जुर्म में गिरफ्तार करने आता है? क्योंकि उसको लगता है कि गयादीन के घर से जो भी गहना का चोरी हुआ है उसमें इसका हाथ था जोगनाथ का। तो बैद जी और रूपन जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसका आदमी है, और उसको लगता है कि कहीं रामधीन भिजवाया है। वास्तव में क्या था, रामधीन भी वो लोग बोलते हैं कि अफीम के व्यापार में दरोगा जी को भी अपने में मिला लिया था, इसलिए दरोगा जी आए थे। तो उसको छोड़ने बोलता है जमानत पे, तो दरोगा बोलते हैं थाना में आना ही पड़ेगा क्योंकि चोरी का जुर्म गैर जमानती है। तो ये लोग बोलता है पिछले साल मर्डर के केस में किसी को ऐसे छोड़ दिए थे। बोले दरोगा बोलता है वो टीबी का मरीज था, उसको रखते तो वो मर सकता था जेल में, इसीलिए उसको नहीं ले गए। तो यही सब थोड़ा सा डिस्कस होता है, अंत में लेके चले जाते हैं दरोगा उसको। इधर रंगनाथ और शनिचर रामाधीन के घर के पास से गुजर रहा होता है, तो रामाधीन उसको बुला लेता है अपने यहाँ। वहाँ पे देखता है लंगड़ को, लंगड़ का काम अभी भी नहीं हुआ था। फिर से बेचारा को दरखास्त वाला बोला कि फिर से भेजने बोला है। और इधर वो रामाधीन
पहले इससे जोगनाथ के बारे में पूछता है, तो रंगनाथ बोलता है कि कौन जोगनाथ, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि उसको जेल में गया वैद्य का आदमी, तो व्यंग के लिए पूछा था, तो जोगनाथ सीधे सीधे मना कर देता है। उसके बाद वो भांग के बारे में पूछता है, भांग पियो, तो वो मना कर देता है रंगनाथ कि हम नहीं पियेंगे। तो उस पर गुस्सा के वो बोलता है कि तुम भांग क्या पियोगे भैया, ये तो जाहिलों की चीज़ है, ये बोलता है रमादेवी। ठीक है, वहाँ पर एक तो गंजा भी था जिसका नाम था चिमखिरी दास। ठीक है, वो सोचता है, वो अपना भांज में बोलता है ये थोड़ी ना पीते हैं, विदेशी वाला लाइए। तो विदेशी वाला है, तो रमादीन बोलते हैं ये क्या पियेंगे बामन होके ये सब। तो लास्ट में वो शनिचर देखता है कि रंगनाथ सूख जा रहा है, तो बोलता है इसी को पिलाइए, चिमखिड़ी दास को, इसी को बोलिए लाएगा पिएगा। तो ठीक है, इस पे वो आगे जाता है। आगे चलते वो कुछ लोग जुआ वुआ खेल रहे थे, वहाँ पे देखता है जो मजदूर है वो भी जुआ खेल के अपना सब पैसा लुटा रहा है और दुख में बीड़ी पी रहा है। यही दिखाता है कि जिसको 8 आना एक दिन मजदूरी करके मिलता है, वो किस तरह से 5-5 रुपया अपना जुआ में बर्बाद कर देता है। तो इसी तरह से वो लोग घर जाते हैं और अध्याय 21 समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा, आगे की वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।